Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn the chapter of class 11 biology that is breathing and exchange of gases. आज की क्लास में हम लोग को लंग्स डिस्कशन करना है। हमने जो पीछे की हमारी लास्ट क्लास रही थी उसमें मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे आपने देखा था कि छोटे छोटे जो ऑर्गन्स हैं उनको मिला करके ये कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने बात एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू की थी और ट्रैकिया तक की बात हमने एक्सप्लेन कर ली थी। आज हमें जो डिस्कशन करना है टॉपिक वो लंग्स है। तो लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये तो समझ में आ रहा है। हम इसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं, है ना। तो आइए इस बात को मैं शुरू करती हूँ और लंग्स को समझाना भी शुरू करती हूँ, साथ में लिखना भी शुरू करती हूँ, है ना। तो पहले हेडिंग क्या लगाना चाहिए हम लोग को? लंग्स। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या लिखना चाहोगे? अभी जस्ट बताया कि भाई ये एक मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये एक मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब जो लंग्स जो आपका बॉडी के अंदर जो पोजीशनड होता है वो थोरैक्स रीजन में होता है, थोरैसिक कैविटी के भीतर होता है। तो थोरैसिक कैविटी लेकिन कहाँ होता है ये तो जानना पड़ेगा। तो आप फोटो बनाते हैं एक छोटा सा और समझते हैं कि थोरैसिक कैविटी कहाँ पे होता है। ठीक है, ये कुछ आपको हमने एक इंडिविजुअल की फोटो बना ली है, एक बंदे की फोटो बना ली है। अब देखना, अगर इस डायग्राम के भीतर तुमको याद हो तो ये आपका नजल पैसेज था और ये आपका ओरल पैसेज था। और ये दोनों नीचे जाके कॉमन पैसेज का पार्ट बन जाते थे और फिर यहां से ये आपकी कुछ पाइप डिवाइड कर जाती थी। देखो जरा समझो, पहले मार्किंग करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ जरा, इस शुरुआत वाले हिस्से को, सबसे यहाँ पर जो दो छेद होते हैं इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बुलाया करते थे, याद है तुम लोग को? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ठीक है, इस रीजन को वेस्टिबुली कहा था, याद है? याद होना भी चाहिए, है ना, वेस्टिबुली कहते हैं इसको। उसके बाद देखो जरा, ये जो नजल पैसेज है, नजल पैसेज के पास में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है ये तुम्हारे ओरल कैविटी के रूफ पर होता है ना, मतलब जो ओरल कैविटी है उसका जो ऊपर वाला लेयर है उस पर ये स्ट्रक्चर लटका हुआ है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसको यूवला कहते हैं। इसका काम होता है कि जब तुम खाना को अंदर लेते हो, है ना, फूड इनटेक करते हो, तो खाना ऊपर नजल पैसेज में न जाए, इसके लिए यूवला क्या करता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जा करके और इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, कवर कर देता है, ताकि खाना नजल पैसेज में न जाए बल्कि खाना नीचे जाए। ठीक है, तो यूवला ये काम एक करता है। तो ये चीज आपका पीछे वाली क्लास में रह गया था, इसलिए अभी इसको डिस्कस कर दिया है। क्लियर है क्या? आ जाओ। अब देखो उसके बाद यहाँ पर अगर याद हो तो नेजोफेरिंग्स था, नेजोफेरिंग्स था, यहाँ पे ओरोफेरिंग्स था। फेरिंग्स के तीन हिस्से थे, याद पड़ रहा है? एंड देन फिर जो तीसरा हिस्सा था लेरिंजोफेरिंग्स जिसको कहते थे, वहां उसके बाद फेरिंग्स खत्म हो जाता था और फेरिंग्स दो पार्ट में बढ़ जाया करता था। याद पड़ रहा है? जो आपका पहला हिस्सा है, ठीक है, जो कि सामने में आगे की साइड में है, उसको वो फेरिंग्स जाकर के लेरिंग्स में मिलता था आगे वाले साइड में, और फिर वो आगे जाकर के विंड पाइप का हिस्सा बन जाया करता था। वही जो पीछे वाला हिस्सा था वो फूड पाइप या इसोफेगस भी आप कहते हो, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट होता है। तो हमारा पीछे वाले हिस्से को तो डिस्कशन करना नहीं है। तो अल्टीमेटली ये आपका यहाँ पे लेरेंजोफेरिंग्स है और ये फाइनली फेरिंग्स खत्म हो गया और ये आकर के आपके लेरिंग्स में मिल गया है। देख पा रहे हो, मैं लेरिंग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर।
ये लेरिंग्स के अंदर क्या कर गया, इस तरह से मिल गया है, ठीक है। लेरिंग्स के भीतर एक रीजन था जिसको आप ग्लॉटिस बुलाया करते थे, जिसके भीतर वोकल कॉर्ड मौजूद था। उस वोकल कॉर्ड का काम था साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करना। तो यहाँ पर आपकी ग्लॉटिस रीजन है और उसी में वोकल कॉर्ड मौजूद है और वो वोकल कॉर्ड साउंड प्रोडक्शन कर रहा है। नीचे जो हिस्सा है, अब इसको तुम विंड पाइप या ट्रैकिया दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है। इसको तुम, ये सब चीज पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। विंड पाइप या ट्रैकिया, है ना, दोनों में से कुछ भी बुलाया जा सकता है। क्लियर है क्या। और इस ट्रैकिया पर अगर तुमको याद हो तो इस तरह से रिंग्स बनी हुई थी, शीश शेप्ड रिंग्स थी, कार्टिलेज की बनी हुई थी और इनका काम था कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती थी। ये रिंग कहाँ तक होती थी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रिंग ये रहेंगे, ठीक है। इतनी बातें सब पता है। उसके बाद आपका जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में बढ़ जाता था। मैंने आपको बताया था कि आपके बैक में, है ना, आपके जो पीठ वाला साइड होता है उसमें गर्दन से लेकर के कमर तक में 26 छोटी छोटी हड्डियां लगी हुई हैं, जिनको हम लोग एक साथ वर्टिब्रल कॉलम बुलाया करते हैं। और ये 26 जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, वर्टिब्रल जो कॉलम है, इसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये पीछे बता भी रखा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे ऊपर में, है ना, शुरुआत में 7 हड्डियां हैं, ठीक है, 7। इसको अपने सर्वाइकल बुलाते हैं। कहा था मैंने तुमसे, सर्वाइकल जो कि 7 होती हैं। फिर इसके नीचे 12 होती हैं, 4। और अलग कलर से कर दूं क्या, समझ में आ जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये जो है आपकी, इसको थोरेसिक कहते हैं। फिर आपकी जो होती हैं ये 5, इनको लंबर कहते हैं। लंबर कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपकी एक होती है, जोड़ लो देख लो, 12 और 7 19, 19 और 19 के बाद 5 तो 24, ठीक है। 24 हो गया। मैंने कितना कहा, 26 होती है, मतलब 2 और, तो 1 और ये देखो ये दूसरा, है ना, ये आपका दूसरा वाला हो गया। जो पहला वाला है इसको सैक्रल कह लेते हैं। इसको बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी यहाँ पर छोटा सा बता देती हूँ। और इसके नीचे वाले को कॉकीजियल कह लेते हैं, ठीक है। तुमको तो इतना जानना भी नहीं, तुमको तो सिर्फ थोरेसिक पता होना चाहिए, समझ गए। ये सब बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा जब लोकोमोशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। तो देखना जरा, ये 12 जो है हड्डी, छोटी छोटी हड्डियां जो आपके बैक साइड में रहती हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हो, उसमें जो 5th नंबर थोरेसिक है, ठीक है, जो 5th नंबर थोरेसिक वर्टेब्री है, 1 2 3 4 5, मतलब कुछ यहाँ पर, समझ रहे हो। यहाँ आकर के ट्रैकिया 2 पार्ट में बढ़ जाता है, बताया था ये वाला बात। और ट्रैकिया 2 पार्ट में जब बढ़ता है और बढ़ने के बाद ये क्या करता है, लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। लंग्स के अंदर घुस जाता है, इस साइड से भी लंग्स में घुस जाएगा ये। आपको पता है आपका लंग्स जो है दोनों इक्वल साइज का नहीं होता है। जो राइट साइड का लंग्स है वो लिटिल बिट, थोड़ा सा कह सकते हैं साइज में बड़ा होता है ना। अच्छा, एक और बात, तुमको पीछे वाली क्लास में शायद कभी बताया हो कि बोर्ड के ऊपर जो फोटोज बनती हैं उसमें ये साइड राइट होता है और वो साइड लेफ्ट होता है, ठीक है। मैं क्यों ये बात बता रही हूँ, क्योंकि जैसे मान लो तुम प्रोडक्ट टेबल पढ़ते हो तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये वाला साइड लेफ्ट होता है, ये वाला साइड राइट होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ जो ह्यूमन है वो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ वैसे ये भी बंदा खड़ा है, ठीक है। तो मेरा ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड, तो वैसे ही इसका ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। समझ आई ये बात, याद रखना इस चीज को। चलो अब देखो, तो मतलब ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा
ये स्ट्रक्चर को इस तरह से हमने बना लिया है, ठीक है। अब रुक जाओ, तुम सोच रहे होगे मैडम ये तो नीचे चिपका ही नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ वजह से छोड़ा है मैंने, समझाती हूँ तुमको क्या है उसका वजह, ठीक है। चलो अब देखो जरा, समझो पहले, सबसे पहले तो तुम इस बॉडी के भीतर देखो, ये जो रीजन जिसको मैं घेर रही हूं, ध्यान से देखना, जिसको मैं घेर रही हूं, और ये नीचे तक जाएगा पूरा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा फोटो मैंने नीचे से बना लिया है, लेकिन खैर तुम समझ रहे हो, इसके नीचे तक जाएगा ये पूरा। और इस पूरे रीजन को बॉडी सिलोम कहते हैं। लिख दो क्या, क्या कहते हैं इसको? बॉडी सिलोम या बॉडी कैविटी भी कह सकते हो, बॉडी कैविटी या बॉडी सिलोम, ठीक है। ये बॉडी सिलोम दो पार्ट में बटा हुआ होता है और उसको बांटता है एक्चुअली ये डायफ्रागम, ठीक है। इस डायफ्रागम से बॉडी सिलोम दो हिस्से में बट जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको अब बुलाते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा, डायफ्रागम के नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, जो कि अभी और नीचे भी होगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए उतना ही रह गया है, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना ये सब बेसिक बायोलॉजी है, ठीक है। ये सब अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आगे चल करके बायोलॉजी को समझने में दिक्कत होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, बॉडी कैविटी है, ये बॉडी सिलोम है, और बॉडी सिलोम को ये डायफ्रागम जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको भी मार्किंग कर देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है डायफ्रागम, ठीक है। ये डायफ्रागम जो है ये आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है, और ये पूरे बॉडी सिलोम को दो रीजन में बांट देता है। ऊपर वाले को आप थोरैसिक कैविटी बोलते हो और नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हो। अब ध्यान से देखो, जो थोरैसिक कैविटी जिसको आप बोल रहे हो, एक्चुअली लंग्स उसी के भीतर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर अगर एक पॉइंट लिख लूं तो आई थिंक गलत नहीं होगा, लिख सकते हैं कि लंग्स इज सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक कैविटी। आपका लंग्स कहाँ पे मौजूद है? थोरैसिक चैम्बर में या थोरैसिक कैविटी में मौजूद है, ठीक है। अब थोरैसिक चैम्बर को भी आपको समझना पड़ेगा कि थोरैसिक चैम्बर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोज को साफ करूंगी और तुम यहाँ से थोरैसिक चैम्बर, अब तुमको मैं समझाना शुरू करती हूँ, तो तुम फोटो क्लिक कर लेना इसका, ठीक है। शुरू करें, आ जाओ, देखना थोरैसिक चैम्बर समझाना है, ये सब भी थोड़ा मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। इसको भी मिटा दूं क्या? चलो इसको भी मिटा लेते हैं, स्पेस कम है बहुत। हेडिंग लगा लेते हैं थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर को आपके बुक में एयर टाइट चैम्बर भी कहता है बुक, है ना। बुक के अकॉर्डिंग ये एक एयर टाइट चैम्बर है, और इस एयर टाइट चैम्बर को चारों तरफ से घेरा गया है कुछ स्ट्रक्चर्स के द्वारा, ठीक है। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं ये जानना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं बात को, सबसे पहले फोटो बनाते हैं, तो देखना जरा, ये आपका डायफ्रागम हो गया, ये आपका सामने वाला बोन है, इसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। ये आपकी
ठीक है, ये आपकी थोरेसिक चैम्बर हो गई। आओ जरा मार्किंग देखो। मार्किंग को बताने से पहले एक और बात सुनो, पीछे वाली क्लास में कभी बता चुके हैं हम कभी ना कभी किस बायोलॉजी वाले क्लास में, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनो। बॉडी के भीतर कुछ रीजन्स होती हैं जिसको ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। जैसे कि सबसे आगे वाले हिस्से को वेंट्रल कहा जाता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको डॉर्सल कहते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको एंटीरियर कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर कहते हैं, और जो साइड का हिस्सा होता है उसको लैटरल कहते हैं। सही बात है। तो ये सारे तुमको लोकेशन पता होने चाहिए, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, ऊपर का एंटीरियर, नीचे का पोस्टीरियर और साइड का लैटरल। ठीक है, चल तो मैं इस जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर है, इस थोरेसिक चैम्बर में यहाँ पर एक और चीज जरा मैं बना दूं। ठीक है, देखना जरा, ये जो आगे में तुमको यहाँ पर बोन बना हुआ है, इसको जरा सा मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा पेंट कर देती हूँ। देख पा रहे हो, ये जो बोन आगे में बना हुआ है, टाई शेप बोन जो है, इसको स्टर्नम कहा जाता है, जो कि वेंट्रली मौजूद होता है, सबसे आगे में होता है। मैं यहीं पर इसका पोजीशन भी लिखते चलती हूँ, है ना, स्टर्नम, जो कि वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, वेंट्रल, वेंट्रल साइड लिख दूं, चल वेंट्रल साइड लिख देती हूँ। कोई दिक्कत, समझ आई बात? ओके, अब देखना, ये वेंट्रल साइड में मतलब आगे वाले हिस्से में है, पीछे वाले हिस्से में, ठीक है, ये आगे वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में, ठीक है, यहाँ पर इस वाले रीजन में वर्टिब्रल कॉलम है, जिसका नीचे में थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा है, तो मैं इसको लिख देती हूँ वर्टिब्रल कॉलम। और ये किधर है भाई, बताओ, डॉर्सल साइड लिखोगे? आओ लिख लेते हैं डॉर्सल साइड, कोई प्रॉब्लम? चल अब देखना, ये जो तुमको चीजें नजर आ रही है, देखना, ये अगर तुम्हारा ये स्टर्नम है, मतलब अपने फेस पर दिखा रही हूँ ताकि सामने से तुमको नजर आए, ये स्टर्नम है अगर, तो स्टर्नम से रिप्स निकलती हैं और जा करके डॉर्सल साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये आगे में स्टर्नम है, ये पीछे में तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो तुम्हारी रिप्स यहां से निकल करके जा करके इसमें मिल जाती है। समझ में आया? तो बीच में एक हॉलो स्पेस बन रहा है, वही एक्चुअली थोरेसिक चैम्बर है। समझ में आया तुमको मैंने क्या बोला? तो अब इसको जरा मार्क कर लो, ये जो है ये रिप्स है। ठीक है, पता होगा 12 रिप्स होती है, नहीं मालूम है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चैप्टर आएगा लोकोमोशन तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, तो ये रिप्स बनी हुई है, अब यहाँ पे 12 नहीं जोड़ना, ठीक है, हो सकता है 12 ना हो, तो अपने उस पे नहीं जा रहे, सिर्फ थोरेसिक चैम्बर बताना था मुझे, इसलिए मैं उधर जा रही हूँ। तो रिप्स है ये, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये क्या हो जाएंगी आपकी, रिप्स हो जाएंगी, है ना। अब देखो, आगे से स्टर्नम से लगा हुआ है थोरेसिक चैम्बर, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से लगा हुआ है थोरेसिक चैम्बर, बगल से रिप्स से लगा हुआ है, और रिप्स का मैंने अभी तुमको बताया साइड क्या होता है, लेटरल होता है, इसको लेटरल लिख लो, लेटरल साइड से है ये, कोई तकलीफ? और जो नीचे में ये मौजूद है, ये डायाफ्रेगम है, इसको तुम पहले से ही जानते हो, और ये पोस्टीरियर साइड में है, मतलब नीचे वाले हिस्से में है, पोस्टीरियर साइड में है। ठीक है, तो आपके बुक में लिखता है कि थोरेसिक चैम्बर जो है वो एक एयर टाइट चैम्बर है, और इस एयर टाइट चैम्बर को कवर किया गया है आगे से वेंट्रल साइड से स्टर्नम से, डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से, लेटरल साइड से रिप्स से, और पोस्टीरियर साइड से डायफ्रागम से। ठीक है, तो ये आपका एक एयर टाइट चैम्बर बन गया, और इसी एयर टाइट चैम्बर के भीतर अभी समझाया तुमको, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, तो जो बीच में यहाँ पर इधर रिप्स जो लगी हुई किनारे किनारे से, जो बीच में स्पेस है, इसमें ही कुछ वाइटल ऑर्गन्स रखे हुए हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक लंग्स को मैंने दिखाया है, हार्ट जब आएगा तो हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये लंग्स आपका रखा हुआ है, कोई दिक्कत? आ जाओ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक लाइन मुझे और बताना है, समझाना है, सुनना क्या, ये जो आपका थोरेसिक चैम्बर है, इसके भीतर लंग्स रखा हुआ है, समझाया अभी तुमको। अब कुछ इस तरीके से लंग्स को सेट किया गया है थोरेक्स के अंदर, मतलब थोरेसिक रीजन के अंदर, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर, कि अगर थोरेसिक चैम्बर में जरा भी, मैं बताऊंगी कैसे वो सेटअप लगाया गया है, लेकिन पहले सुन लो इस बात को, कि अगर कोई भी चेंज तुम थोरेसिक चैम्बर में कराते हो, अगर किसी भी तरीके का वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम का चेंज होता है थोरेसिक चैम्बर में, तो वो चेंज लंग्स के अंदर भी हो जाएगा, लंग्स का भी वॉल्यूम चेंज कर जाएगा।
सही है, तो मैं इस बात को लिख देती हूँ। एनसीईआरटी का एक लाइन है, देखना जरा, ये थोरेसिक चैम्बर में ये लाइन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे आई थिंक ये लिखने की जरूरत नहीं है कि थोरेसिक चैम्बर जो है वो कैसे कैसे कवर्ड है, तो सारा कुछ तुमने लिख ही लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बस, थोरेसिक चैम्बर इज कवर्ड बाई, है ना। और ये फोटो पूरा का पूरा कोई बात हो गया, नोट्स में अपने नोट कर सकते हो कि स्टर्नम वेंट्रल साइड से, रिब्स लेटरल साइड से, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड से और डायफ्रागम पोस्टीरियर साइड से। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखना जरा, क्या बोला मैंने, द एनाटोमिकल, ये एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए लिख रही हूं, अच्छा लाइन है। द एनाटोमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स, थोरैक्स मतलब ये थोरेसिक कैविटी को कहा जा रहा है। द एनाटोमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज such that any change in volume of thoracic cavity will directly change the या alter the lungs वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से लंग्स का सेटअप ही किया गया है थोरैक्स के अंदर कि कोई भी चेंज अगर थोरेसिक कैविटी में होता है, उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है तो आपका जो लंग्स है उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर है क्या ये लाइन, ठीक है। अब समझते हैं कुछ और बात, ध्यान से सुनना। चलो इसको मिटाती हूं मैं, ठीक है। और एक्चुअली क्यों ऐसा सेटअप किया गया, इसके पीछे वजह है, ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से सेटअप ना किया जाए तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जब बताऊंगी तो नजर आएगा तुमको ये चीज, लेकिन फिलहाल सेटअप समझते हैं कि किस तरीके से लंग्स को सेट किया गया है, ठीक है। लेकिन उसके पहले पहले एक और बात जानना पड़ेगा, और वो ये है कि लंग्स जो है उसको कवर किया गया है कुछ मेम्ब्रेन से, ढका गया है एक लेयर से, है ना, कवरिंग की गई है। तो लंग्स को दो लेयर से कवर किया गया, दो मेम्ब्रेन से कवर किया गया, और लंग्स को जिस मेम्ब्रेन से कवर करते हैं उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आओ मैं इसको यहाँ दिखाती हूँ तुमको, ये फोटो में मिटा रही हूँ, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर की बात मुझे समझानी थी बीच में, जो कि मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है। इस आदमी को नहीं मिटाना है, इसकी बहुत जरूरत है अभी हम लोग को, है ना। चलो आप देखो, आ जाओ देखो, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तुमको दिखाने के लिए बताया था। देखना जरा, यहाँ लिख देती हूँ पॉइंट में। अब ये बात शुरू हो चुका है तुम्हारा फिर से, कहां पर, लंग्स के अंदर का, है ना। लंग्स में 2 पॉइंट लिखा था, अब तीसरा पॉइंट लिख रही हूँ लंग्स का। क्या, इट इज कवर्ड बाई, ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ इस तरह से, तो अपने नोट्स में भी ऐसे ही कॉपी करना है ना, सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाना, ठीक है, इधर उधर बिखेर के नोट्स नहीं बनाना। इट इज कवर्ड बाई कौन, इट इज कौन, लंग्स, कवर्ड बाई टू मेम्ब्रेन, टू membranes called pleural membrane, called pleural membrane, ठीक है। अब देखो, बॉडी में जितना भी कवरिंग का काम है, मोस्ट ऑफ द जगहों पे, ये यू कह सकते हो कि लगभग तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कहीं पर भी ऐसा चेंज भी नहीं आएगा, यही रहेगा भी। वो सारा का सारा काम, आप में से जिन लोगों ने भी टिश्यू पढ़ लिया है, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है घबराने की जरूरत नहीं है, टिश्यू जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। आपके बॉडी में 4 तरह की टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का तो नाम सुन के पता चल जाता होगा, ब्रेन से जुड़ा हुआ चीज है ना, तो इसको हटा दो। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो गया, जो कनेक्ट करने का काम करता है, ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें और भी होते हैं, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देती चलती हूँ ताकि तुमको समझ में आए किसकी बात की जा रही है। मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो मसल्स हो गया, ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू, जैसे तुम्हारा डायफ्रागम जो है वो मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, स्केलेटन मसल से बना हुआ है, स्केलेटन मसल है वो एक तरह से, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि वो मस्कुलर टिश्यू हो गया। और अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू का सबसे ज्यादा जो काम होता है, मोस्ट ऑफ द जगहों पर उसका जो काम होता है वो होता है किसी भी तरह के ऑर्गन, ग्लैंड
किसी भी तरह की जो आपकी बॉडी में चीजें पड़ी हुई हैं, ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ऑर्गन सिस्टम पड़े हुए हैं, उसको कवर करना, है ना, कवरिंग टिश्यू कहा जाता है उसको। उसका काम ही है हर जगह पे लाइनिंग करना, कवर करना, ढकना किसी भी चीज को। समझ रहे हो बात को? तो तुम्हारे प्लूरल मेम्ब्रेन, मैंने अभी बताया कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, इसको प्लूरा भी कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये लंग्स को कवर करते हैं। और ये भी किससे बने हुए होंगे? पक्का से एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होंगे। तो मैं यहीं पर एक छोटा सा लाइन लिखती हूँ, परेशान नहीं होना है, बस इस लाइन को सुन लो। धीरे धीरे बहुत सारी बातें बार बार होंगी तो रिपीट करते करते याद भी हो जाएंगी, फिर जब टिश्यू पढ़ाऊंगी तो तुमको और अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार सुना होगा तुमने पहले से भी। तो मैं अगर इस यहाँ पर लिखूं इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में कि मेड अप ऑफ सिंपल, ये एक टाइप होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। और कितना होता है ये? तो दो होता है ना। अब ये दो कौन कौन सा होता है, ध्यान से सुनो। ये जो दो होती हैं उसमें से अभी यहाँ पे मार्क करके फोटो बना के दिखाऊंगी, देखना। जो पहला होता है उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसका नाम होता है पेराइटल प्लूरा, उसको कहते हैं पेराइटल प्लूरा। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले मैं फोटो बना के दिखाती हूँ, फिर कुछ बातें और लिखूंगी। सबसे पहले ये तुम्हारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो भी जानेंगे, लेकिन पहले मेम्ब्रेन समझ लो। ये लंग्स है, लंग्स में एक आपका ये तो हो गया बॉडी सिलोम, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये बॉडी सिलोम है। ठीक है, अब देखना जरा, बॉडी सिलोम के बाद यहां पर बिल्कुल लंग के ऊपर चिपका हुआ एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, बिल्कुल लंग के, बिल्कुल लंग सरफेस पर लगा हुआ एक मेम्ब्रेन है, देख पा रहे होगे, लंग सरफेस पर एक मेम्ब्रेन बना हुआ। मैं एक पर ही कर रही हूं, तुम दोनों पर समझ लेना। ठीक है, मेम्ब्रेन बना हुआ है, इसको तुम क्या बुलाओगे? ये विसरल प्लूरा है। विसरल प्लूरा, विसरल का मतलब होता है इनर ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को विसरल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, और लंग्स के ऊपर जो आपका, जो बिल्कुल उसके ही सरफेस के ऊपर ही जो आपका लेयर लग गया है, जो मेम्ब्रेन लग गया है, उसको आप इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हो या विसरल प्लूरा भी कह सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? ओके, इसके ऊपर देखना जरा, इसके ऊपर देखना, इसके ऊपर देखना, ये देखो एक और यहां पर इस तरह से कवरिंग लगा हुआ है। एक और यहां पे इस तरह से कवरिंग लगा हुआ है। ठीक है, रुको एक सेकंड, थोड़ा इस लंग्स को और अच्छा बनाने दो मुझे। ठीक है, दिख रहा है, ये लंग सरफेस हो गया। और लंग सरफेस के ऊपर ये रिंग्स रिंग्स हटा देती हूं मैं, और इस लंग सरफेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, जिसको मैंने कहा कि ये विसरल प्लूरा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब देखना। और ये जो रेड वाला है ये आपका पेराइटल प्लूरा है। और देखो जो पेराइटल प्लूरा है, जो रेड वाला है वो पेराइटल प्लूरा है, दिख रहा है क्या? और वो बिल्कुल बॉडी सिलोम से लगा हुआ है, बॉडी सिलोम से चिपक करके लगा हुआ है। ठीक है, बॉडी सिलोम से चिपक करके लगा हुआ है। तो अगर तुम देख पाओ, अगर तुम देख पाओ तो यहां पर बीच में ये देखो जगह खाली है, मतलब विसरल प्लूरा
और पेराइटल प्लूरा के बीच में स्पेस जो है थोड़ा सा बना हुआ है, कैविटी बना हुआ है, और इस कैविटी में फ्लूइड भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है? फ्लूइड। इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। काम होता है इसका, ऐसे ही नहीं होता। पहले मैं मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। दूसरे वाले लंग्स में तुम समझ जाओगे, एक लंग्स को देख लोगे तो समझ में आ ही जाएगा। देखो इस तरह से होता है, ठीक है। मैं मार्क कर लूं जरा सारा का सारा, बताना। सबसे जो ये ग्रीन वाली लाइनिंग है, दिख रहा है क्या? इसको बॉडी लाइनिंग है, बॉडी सिलोम की लाइनिंग है, सही है। फिर जो ये रेड वाली लाइनिंग है, देख रहे हो, ये जो रेड वाली लाइनिंग है, इस रेड वाली लाइनिंग को क्या कह सकते हैं? पेराइटल प्लूरा कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या है? इसको थोड़ा इधर लिख लेंगे, प्लूरल फ्लूइड है, जो कि प्लूरल कैविटी के अंदर भरा हुआ है। और ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइनिंग है, इसको आप विसरल प्लूरा बोल सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? देख लो ध्यान से फिर से। ये ब्लैक वाला लंग सरफेस है, इसके ऊपर में जो ब्लू है ये विसरल प्लूरा है। ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पर फिल है चीज, ठीक है, वो एक्चुअली फ्लूरल फ्लूइड है। उसके ऊपर में रेड कलर की जो लाइनिंग है वो पेराइटल प्लूरा है, और उसके ऊपर जो ग्रीन की लाइनिंग है वो बॉडी लाइनिंग है, बॉडी सिलोम की लाइनिंग है। बात समझ में आ गई? तो आपका लंग्स जो है वो कुछ इस तरीके से कवर्ड होता है। और ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं तुमसे, देखो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, इसको यहां से हटा करके इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तुम उधर ही लिखना, मैं इधर लिख देती हूँ, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, जो कि तुमने किसको बोल दिया है? विसरल प्लूरा को कहा है तुमने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुमको यहां पर बोलूं तो शायद तुम बुरा नहीं मानोगे कि पेराइटल प्लूरा जो है वो किसके साथ क्लोज कांटेक्ट में है? तो जो तुम्हारी बॉडी सिलोम की लाइनिंग है उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि क्लोज कांटेक्ट विथ बॉडी सिलोम लाइनिंग, सही है। जबकि जो तुम्हारा विसरल प्लूरा है ये किसके साथ क्लोज कांटेक्ट में? तुम बता दो। क्लोज कांटेक्ट विथ लंग सरफेस, सही बात है क्या? ये लंग सरफेस के साथ क्लोज कांटेक्ट में है। आई थिंक तुमको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसमें बनाए एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए, आओ फटाफट उसमें एक बार बना लेते हैं। तो देखना जरा, इसमें पहले थोड़ा लंग्स को पहले से ही छोटा कर लेते हैं, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वहां पे भी किचपिच मच जाएगा। आ जाओ, तुमको दोबारा दिखा रही हूँ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। लंग्स को छोटा कर दिया है थोड़ा, है ना। बताना, लंग सरफेस के ऊपर ब्लू कलर की लाइनिंग थी, जिसको तुमने क्या बोला था? जिसको तुमने क्या बोला था बताओ? विसरल प्लूरा। तो ये लो, ये तुमने बना लिया विसरल प्लूरा, ठीक है। फिर इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा तुम्हारा पेराइटल प्लूरा, ठीक है। और बीच में यहाँ पर इन रिंग्स को हटाओ, और बीच में कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड्स भरा हुआ है, प्लूरल कैविटी है, और इसके अंदर ये प्लूरल फ्लूइड्स भर गया है। सही है क्या? वही सेम चीज हुआ है।
है ना। तो विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा को मिला करके आप बोलते हो कि भाई ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है लंग्स, आपका प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है लंग्स। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि लंग्स किस तरीके से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, सही है। चलो, अब मैंने तुमसे अभी जस्ट कहा कि लंग्स का कुछ इस तरीके से सेटअप रखा गया है कि पूरे के पूरे थोरैसिक रीजन में अगर चेंज आ जाए, उसके वॉल्यूम में अगर चेंज आ जाए तो लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आ जाता है। अब समझो, लंग्स का ही मेम्ब्रेन है पेराइटल प्लूरा, रेड वाला जो यहाँ पर लाइनिंग है वो पेराइटल प्लूरा है और वो लंग्स का मेम्ब्रेन है। और वो लंग्स का जो पेराइटल प्लूरा वाला मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग से चिपका हुआ है। तो अगर तुम्हारा देखो ये जो ग्रीन वाली जो लाइनिंग है, जो थोरैसिक की लाइनिंग है, अगर उसमें चेंज आता है, ठीक है, अगर उसमें कोई उसका वॉल्यूम अगर घटता है तो बेसिकली वो पेराइटल प्लूरा को भी अंदर की तरफ दबाएगा, और पेराइटल प्लूरा अगर अंदर दबेगा तो पूरा का पूरा लंग्स भी अंदर की तरफ दबेगा, नहीं। तो अल्टीमेटली तुम देख सकते हो कि ऐसा कैसे हो पाया ये चीज। तो चूंकि लंग्स का जो एक मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग के साथ बिल्कुल चिपक के बैठ गया है, इसलिए थोरैसिक चेंज अगर होगा, थोरैसिक वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो पूरे के पूरे लंग्स के वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब ये किस तरीके से ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ये बात आपको मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जब पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लंग्स का सेटअप रखा गया है कि थोरैसिक लाइनिंग का जो जो आपके थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, जो वॉल्यूम का चेंज है, वो लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज करा देता है, उसको भी ऑल्टर कर देता है। ओके, अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाथवे की। मुझे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे तुमको समझाना है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे नहीं, सॉरी, वो तो मैं बता चुकी हूँ तुमको, ठीक है, वो तो चल रहा है तुम्हारा। मुझे ट्रैकिया का एक्चुअली डिवीजन तुमको समझाना है, ठीक है। तो आओ उसके बारे में बात करते हैं, सब कुछ साफ करूंगी, साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते चलती हूँ लंग्स के बारे में। देखना जरा ध्यान से, जो लंग्स है आपका, वो लंग्स में दोनों लंग्स का जो साइजेस हैं वो डिफरेंट है, देख रहे हो क्या। जो आपका राइट लंग होता है, ध्यान से सुनना, मजे की बात है सिर्फ, है ना, मतलब ठीक है, आपके बुक में लिखा रहता है, ऐसी बात नहीं कि केवल आपको सिर्फ मजे के लिए बता रही हूँ, बुक्स में भी रहता है आपके। जो दोनों लंग्स है, इसमें जो राइट लंग होता है वो लिटिल बिट साइज में बड़ा होता है, वहीं लेफ्ट लंग जो होता है वो, ये आपका राइट लंग है, ये तो नहीं भूले ना तुम, ये जो है आपका वो राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग है। तो जो राइट लंग होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, हाइट में छोटा होता है, देखो हाइट में ये लंबा है, ये हाइट में छोटा है ना, लेकिन साइज में क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि ये चौड़ा होता है और ये नैरोअर है, पतला है। तो इसका थोड़ा सा लिटिल बिट साइज जो होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग, पहली बात। दूसरी बात, हाइट में छोटा होता है और चौड़ा होता है। क्यों ये ऊपर की तरफ उठ गया है मैम, तो एक्चुअली यहाँ पे फोटो थोड़ा सा एरर तुम कह सकते हो कि फोटो में है, एक्चुअली डायफ्रागम ही ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, लेफ्ट साइड का जो डायफ्रागम है वो थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, और जो राइट साइड का डायफ्रागम है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है। क्यों, यहाँ पर एक्चुअली एक ऑर्गन होता है लीवर, उस ऑर्गन के चलते वो लीवर जो है अपने सेट होने के दौरान, जब लीवर को सेट किया जा रहा होता है तो वो डायफ्रागम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से राइट लंग का जो हाइट है टोटल वो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा पिचक जाता है। वहीं जो लेफ्ट लंग है वो देखो जरा इस हिस्से से अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये यहां पर देखना जरा, ये देखो यहां पर इस तरह का जो लंग का बना हुआ है, ये जो इस तरह से अंदर की तरफ दबा हुआ है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक नोच। एक्चुअली यहाँ पे तुम्हारा हार्ट पड़ा हुआ है, इस जगह पे तुम्हारा एक्चुअली हार्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, यहाँ पर एक्चुअली हार्ट पड़ा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, इस तरह से हार्ट पड़ा हुआ है, और वो जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, जिसके वजह से लेफ्ट लंग को भी दबना पड़ता है। समझ में आया बात, क्या बोला मैंने, इस दबे हुए हिस्से को मैंने कार्डियक नोच कहा है, ठीक है। और ये कार्डियक नोच क्यों बन जाता है, लंग्स थोड़ा क्यों अंदर की तरफ लेफ्ट वाला दब जाता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा हार्ट पड़ा होता है, और ये हार्ट जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कार्डियक नोच का फॉर्मेशन हो जाता है, ताकि हार्ट को एडजस्ट किया जा सके। ये क्यों ऊपर उठा हुआ, क्योंकि यहाँ पर लीवर को एडजस्ट करना है। समझ में आई बात, तो लेफ्ट लंग नैरोवर होता है, पतला होता है और हाइट में लंबा होता है, राइट लंग चौड़ा होता है लेकिन हाइट में छोटा होता है।
साइज की बात करें, टोटल अगर साइज की वॉल्यूमेट्रिक साइज की वॉल्यूम के बेसिस पे बात करें तो राइट लंग जो होता है बाई वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होता है जरा सा इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग के। क्लियर है क्या? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, अभी पहले मैं तुमको दिखाती हूँ इसका ट्रैकिया का डिवीजन, उसके बाद बताती हूँ। अगर तुम देख सकते हो तो ये है ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया इस तरीके से डिवाइड कर जाता है मिड थोरेसिक, मतलब कि मिड थोरेसिक कैविटी में आने के बाद, 5th नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा के पास आने के बाद, सही है। और याद होगा मैंने तुमको नाम बताया था, तो मैं नाम भी साथ में लिखते चलूंगी, तुम मुझे बताना कि सही है या नहीं, ठीक है। और तुम मुझे इवन गाइड भी करना। ये ट्रैकिया है, ठीक है। अगर याद हो तो इसको प्राइमरी ब्रोंकी बुलाया करते थे, प्राइमरी ब्रोंकी, सही है क्या? फिर ये प्राइमरी ब्रोंकी दोनों तरफ से होगा, मैं एक तरफ से करके दिखाऊंगी। प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइड करके और ये कुछ दो पार्ट में ऐसे बढ़ जाती थी, दो पार्ट जरूरी नहीं है, बेसिकली बट गई है ना, डिवाइड हो जाती थी। और अब तुम इसको बुलाओगे सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी। फर्दर इस सेकेंडरी ब्रोंकी को फर्दर डिवाइड कर लो और अब ये बन गई हैं टर्शरी ब्रोंकी। और जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इनका साइज जो मतलब इनका जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कम होते जाएगा पाइप का, ठीक है। तो टर्शरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी फर्दर डिवाइड करेगा। मुझे एक्चुअली कुछ और बताना है, वो सुन लो बस। टर्शरी ब्रोंकी और डिवाइड करेगा और ये बनाएगा इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इनिशियल ब्रोंकियोल्स, पीछे वाली क्लास में कहा था इस तरह का टर्म आ जाए, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल्स, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स, तो मतलब पहले से भी पतली पाइप हो चुकी है, ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकी बन गया, देन फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स, एंड इसके बाद फर्दर डिवाइड होगा तो ये बना लेगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इसकी फोटो में मिटा दूं, अब इसकी काम नहीं है, हो गया इसका, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और यहां से फाइनली डिवाइड करने के बाद ये बना लिया इन्होंने एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एंड देन फिर ये तुम्हारा हो गया एल्वियोलाई। सही बात है क्या? चलो ध्यान से देखना, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है तुम्हारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है, ये कोई कंडक्शन में, सॉरी, ये कोई एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता है ना, मतलब ये एयर को एक्सचेंज नहीं होने देता है, डिफ्यूज नहीं होने देता है। सिर्फ इसका काम होता है इस पाइप का एयर को आगे की तरफ पास करना, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिंग जोन। ये इसका सिर्फ काम होता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, है ना, हेयर को हेयर कह रही हूँ, जो एयर है तुम्हारा उसका टेम्परेचर मेंटेन कराएगा। पीछे भी कर रहा था एक ऑर्गन, बताया था वहां पे तुमको, नेजल कैविटी में एक रीजन होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी यही सब काम होता है कि ह्यूमिडिफाई करना एयर को, यही सब काम कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, एयर को अधिक से अधिक प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये सिर्फ कंडक्ट करता है एयर को। जब तुम्हारा एयर एल्वियोलर डक्ट में इंटर करता है यहां से, ठीक है, इस वाले रीजन से, तब जाकर के एयर का एक्सचेंज शुरू हो जाता है, एयर डिफ्यूज होने लगता है, बाहर अंदर करने लगता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है इसको कहते हैं एक्सचेंज जोन, ठीक है, जिसका काम होता है एयर को अंदर बाहर की तरफ एक्सचेंज करना, पास करना, डिफ्यूज करना। क्लियर है क्या? ओके। अब चलो समझो जरा एक और इंटरेस्टिंग बात। जो एल्वियोलाई होता है आपका, ये एल्वियोलाई बहुत सारे, मतलब करीब इनकी इनकी बहुत ज्यादा जो होती है वो नंबर होती है। एक और बात मैं जो यहाँ बताना छोड़ दी, ये जो हिस्सा है एल्वियोलर डक्ट से लेकर के एल्वियोलाई तक, मतलब जो एक्सचेंज जोन वाला हिस्सा है उसको देखो जरा, ये कुछ ऐसा होता है,
ये दिख जरूर ऐसा रहा है लेकिन ये होता नहीं है ऐसा, ये एक्चुअली इस तरीके का है। स्पेस नहीं था इसलिए ऐसे कर लिया है, ठीक है। क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, ये वाला हिस्सा एल्वियोलर डक्ट है और ये एल्वियोलाई है, और देख सकते हो इसका जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से उबड़ा खबड़ा बना हुआ है ना, एक रेगुलर सरफेस नहीं है, कुछ इरेगुलर सरफेस है। इवन तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं, ये एक लंग्स के भीतर जो एल्वियोलाई मौजूद होता है, अगर इस एल्वियोलाई के सारे सर्फेसेस को अगर तुम खोल दो, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई के सरफेस को खोल दो, तो करीबन करीबन ये 70 मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर स्क्वायर टू 100 मीटर स्क्वायर के आसपास में इसका एरिया बन जाएगा, ठीक है। जो कि लगभग लगभग एक टेनिस कोर्ट जो होता है, उस टेनिस कोर्ट का एक साइड का हिस्सा होता है, बीच में आपका वो नेट लगा होता है और उसके एक साइड का अगर मैं बात करूं तो आपका जो है उतने के बराबर के हिस्से के बराबर का ये एरिया हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इतना बड़ा एरिया होता है। अब तुम समझ सकते हो, तुम ये बात पहले से जानते भी होगे और मैं फिर से बता देती हूँ, याद रखना कि इस तरह का इरेगुलर सरफेस हर उसी जगह पे बनाते हैं जहां पर भी हमको सरफेस एरिया बढ़ाना हो, ठीक है। क्योंकि अब सोचो अगर यहाँ पर एक रेगुलर सरफेस होता तो इतने से दूरी में जितना सरफेस आएगा उससे ज्यादा सरफेस आ जाएगा अगर इस तरीके से सरफेस को अरेंज किया जाए। तो सरफेस एरिया बढ़ाने का एक तरीका होता है कि रेगुलर सरफेस को बना दो। समझ रहे हो बात को। तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या जा रहा है, इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस में इस एक्सचेंज जोन को मिटा देती हूँ, इरेगुलर सरफेस increase the surface area for diffusion of gases, है ना। गैसेस के डिफ्यूजन के लिए इस सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश की गई है इस तरह का इरेगुलर सरफेस दे करके। समझ रहे हो बात को क्या। तो ये आपका जो है एल्वेलाई के अंदर ये चीज होती है, क्लियर है क्या। ओके। और ये जो एल्वेलाई होता है, अब यहाँ से ही बहुत सारे यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर, इस तरीके से ब्लड वेसल्स है मान लो, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या करेगा, एयर को एक्सचेंज कर लेगा, है ना, CO2 को डाल देगा और यहाँ से O2 को ले लेगा। पढ़ेंगे आगे हम लोग, इसका डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन बहुत लार्ज नंबर में ब्लड वेसल्स यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं जिसके साथ ये क्या करेगा, एयर को एक्सचेंज करेगा, CO2 को ले लेगा और ऑक्सीजन को डाल देगा, ठीक है। इन एल्वेलाई के अंदर तुम सोचो, तुम तो खुद ये बात समझ गए अभी तक में कि इस तरह का जो एल्वेलाई बना होगा इसमें एयर भरा पड़ा होगा, ठीक है। तो एल्वेलाई के अंदर इतने ज्यादा एयर पड़े हुए हैं और लंग्स के भीतर होता क्या, अल्टीमेटली यही पाइप बटा हुआ होता है, इस तरह से पाइप बना हुआ रहेगा और नीचे में आकर के सब एल्वेलाई बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक लंग्स जो होता है वो तुम्हारे बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन होता है जो पानी के अंदर फ्लोट कर सकता है, पानी के अंदर तैर सकता है, और इसके पीछे फिजिक्स है, तुम खुद से सोच कर देखो। लंग्स के भीतर छोटे छोटे एल्वेलर सैक मौजूद हैं और उनमें एयर भरा हुआ है, जिसके वजह से जब पानी के अंदर उसको डाला जाता होगा लंग्स को, तो एक्चुअली वहां पे बायोंट फोर्स लगने लगता है ना। और उस बायोंट फोर्स के चलते ही लंग्स जो है उसका जो अपना वेट है वो काफी हल्का हो जाता है और वो पानी में आसानी से तैर पाता है। समझ रहे हो क्या। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने बता दी, लेकिन कुछ ये आपका लंग्स का सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका मैंने जो यहाँ पर कहानी बता रखा है ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, सारा कुछ देख लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रेस्पिरेशन का जो स्टेप्स होता है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।